हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टीजीटी पीजीटी वर्ल्ड। हम शुरुआत कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स से, और लिटरेरी टर्म्स में आज हम पढ़ेंगे ऑल टर्म्स ऑफ ट्रेजेडी, जिसमें व्हाट इज़ ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो अरिस्टोटल ने दी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी, इससे ट्रेजेडी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, व्हाट इज कैथारसिस, ट्रेजिक फिला हेमरसिया, ट्रेजिक प्लॉट क्या होता है। फ्रेटैग जो जर्मन नोबलिस्ट हैं, उन्होंने एक पिरामिड दिया है जिसके 5 पार्ट्स हैं। वो 5 पार्ट्स क्या हैं? एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स, पेरिपेसिया, एनाग्नोसिस, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। व्हाट इज ट्रेजेडी? तो ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दी है, तो उससे 2-3 बातें जान लेते हैं। अरिस्टोटल ने अपनी बुक द पोइटिक्स में, जो कि उन्होंने 4th सेंचुरी BC में लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ट्रेजेडी को एनालिसिस किया है। और अरिस्टोटल का जो एनालिसिस है, अरिस्टोटल बेस्ड हिज थ्योरी ऑन इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रेजेडीज ऑफ ग्रीक ड्रामेटिस्ट सच एज एशाइलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। आप जानते हैं कि एशाइलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज 5th सेंचुरी BC यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये ट्रेजेडियन रहे हैं और क्लासिकल प्लेराइट रहे हैं ट्रेजेडी के। तो इनके प्लेस से प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एनालिसिस किया है अपनी बुक द पोइटिक्स में, और इन्होंने 4th सेंचुरी BC में इसको एनालिसिस किया है। क्या दिया है उन्होंने डेफिनेशन में? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, यानी कि जो ट्रेजेडी है वो सीरियस एक्शन का एक इमिटेशन है, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, जो अपने आप में कंप्लीट है और उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, उसकी कुछ इंपोर्टेंस है। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और जो लैंग्वेज है वो एम्बेलिश्ड है यानी कि सजी हुई है या अलंकृत है, विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, यानी कि जो कलात्मक ऑर्नामेंट होते हैं जैसे फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनसे सजी हुई होती है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं पोइटिक लैंग्वेज की, नॉट द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, और जो ड्रामा है वो एक्शन में होना चाहिए, नॉट ऑफ नैरेटिव, ना कि नैरेटिव में। फिर कह रहे हैं थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, और जब ये एक्शन हो रहे हैं तो इन एक्शन से पिटी और फियर के द्वारा जो ऑडियंस है उनके बीच में परगेशन यानी कि शुद्धिकरण उनके मन में होना चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने ट्रेजेडी में की डेफिनेशन में बताई हैं पोइटिक्स में। और वैसे ट्रेजेडी जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि ट्रेजेडी जो है एक ड्रामा होता है जिसमें प्रोटैगोनिस्ट का जो है डिजास्टरस डाउनफॉल होता है। तो इस डेफिनेशन से जो करेक्टर, देखिए डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है लगभग, लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजेडी की वो आती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी की क्या है जो इस डेफिनेशन से निकल कर आई हैं? वो ये है, इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ट्रेजेडी ह्यूमन बीइंग्स के सीरियस एक्शन को ड्रामेटाइज करता है, उसको परफॉर्म कराता है। दीज इमिटेशन शुड बी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो इमिटेट कर रहे हो उनका कुछ महत्व भी तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी तो होना चाहिए।
एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, और अपने आप में कंप्लीट भी होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे। द मीडियम ऑफ द ट्रेजेडी शुड बी पोइटिक, और जो ट्रेजेडी जिस मीडियम में दी जा रही है वो पोइटिक होना चाहिए, नॉट इन प्रोज, नॉट इन नैरेटिव, नैरेटिव में नहीं होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इमिटेशन शुड बी इन ड्रामेटिक मैनर, नॉट इन नैरेटिव मैनर, यानी कि ड्रामेटिक मैनर में उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ना कि कहानी के रूप में। लास्ट है, द इंसिडेंट्स that are being presented in tragedy should arouse the emotions of pity and fear, accomplish the catharsis of such emotions। कह रहे हैं जिन इंसिडेंट को ड्रामा के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और वो एक्शन इमोशन को, पिटी और फियर की इमोशन को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ताकि जो कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस से जो कैथारसिस है वो उत्पन्न हो सके। तो देखिए कैथारसिस, इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्रामेटिक एक्शन का परफॉर्मेंस हो रहा है, उस परफॉर्मेंस से ऑडियंस के मध्य में, ऑडियंस के दिलों में पिटी और फियर की इमोशंस उत्पन्न होनी चाहिए, और उस पिटी और फियर से उनके हृदय में शुद्धिकरण होना चाहिए। इसको हम अभी पढ़ ही लेंगे। तो ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं कि हमारे कौन कौन सी टर्म्स जो है इस ट्रेजेडी से मिलती हैं। तो ट्रेजेडी में सबसे पहली टर्म आती है कैथारसिस। अभी हमने पढ़ा था फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर से कैथारसिस उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कैथारसिस? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैथारसिस बना है, जिसका अर्थ होता है टू क्लीन, यानी कि साफ करना, प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्ध करना। तो कैथारसिस का मतलब हुआ शुद्ध करना, शुद्धिकरण। द प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस थ्रू ड्रामेटिक आर्ट। तो ड्रामेटिक आर्ट द्वारा जो इमोशंस का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण होता है, तो ये शुद्धिकरण ही कैथारसिस कहलाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर हम हैमलेट का या ओथेलो का उदाहरण लें, तो ऑडियंस हैमलेट को देख रहे होते हैं, तो उसकी कमियों को देखते हैं, उसके द्वारा लिए गए जो जजमेंट हैं उनको देखते हैं, और उसके डाउनफॉल के कारण को जानते हैं। तो इन सब कारण से ऑडियंस के मन में, दिलों में पिटी और फियर की इमोशंस उत्पन्न होती हैं, और उन पिटी और फियर की इमोशंस से लोगों के मन में ये घर कर जाती हैं कि अगर यही बातें उसके द्वारा जो किए गए एक्शन हैं, अगर वो अपने जीवन में अपनाते हैं, वही जजमेंट अपने जीवन में करते हैं, वही एक्शन करते हैं, तो श्योर उनके जीवन में भी उसी प्रकार का डाउनफॉल होगा। तो ये जो भावनाएं हैं, जो डाउनफॉल की डर है, तो ये उनके मन में शुद्धिकरण करता है, उनकी ये इमोशंस जो हैं उनकी शुद्ध हो जाती हैं। तो इस शुद्धिकरण को, इस प्यूरिफिकेशन को, इस परगेशन को ही कैथारसिस कहते हैं। तो समझ गए होंगे कैथारसिस क्या होता है। अब कैथारसिस के बारे में अरिस्टोटल फिर लिखते हैं कि अरिस्टोटल यूज दिस इफेक्ट ऑन द रीडर विच ही कॉल्स द प्लेजर ऑफ पिटी एंड फियर। तो कह रहा है ये पिटी और फियर का एक प्लेजर है। या अगर पिटी और फियर की जो इमोशंस हैं, जो प्ले को देख करके लोगों के मन में, ऑडियंस के मन में उत्पन्न होती हैं, तो इससे नेचुरल है कि उनका हृदय शुद्ध होता है। तो ये पिटी और फियर की इमोशंस एक प्रकार का क्या है? प्लेजर है, आनंद प्रदान करती हैं कैथारसिस का। तो अब बात करते हैं कि
पिटी और फियर की इमोशंस उत्पन्न कब होती हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, तब वो ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन देते हैं अरिस्टोटल। क्या कहते हैं? तो ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने ट्रेजिक हीरो की दो विशेषताएं बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। द ट्रेजिक हीरो इफ ही इज नाइदर थ्रूली गुड नॉर थ्रूली बैड बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। तो जो ट्रेजिक हीरो होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, वो अच्छाइयों का बुराइयों का एक मिक्सचर होता है। ना तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा उसमें बुराइयाँ होती हैं, बल्कि एक बैलेंस फॉर्म में उसका करेक्टर होता है। सेकंड बता रहे हैं, दिस ट्रेजिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर इफ द हीरो इज बेटर देन वी आर। तो कह रहे हैं कि हीरो को हमसे, जो ऑडियंस है, उससे उसको एबव होना चाहिए, उससे उसको बेटर होना चाहिए। अगर वो उन्हीं के लेवल का होगा तो फीलिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। इन द सेंस दैट ही इज ऑफ हायर देन द ऑर्डिनरी मोरल बर्थ। जो आम नैतिक मूल्य हैं, उन आम मोरल बर्थ से उसका करेक्टर बहुत एबव होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ये दो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं। तो अब समझ लीजिए, हम फिर हैमलेट का उदाहरण लेते हैं। तो हैमलेट में हम क्या देखते हैं कि अगर हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना रहा होता तो उसकी माँ ने किससे शादी की, क्लॉडियस ने क्या किया, ये सारी बातें लगभग आम जीवन की तरह नगण्य हो जाती, विदाउट एनी इंपॉर्टेंस की हो जाती। होता क्या क्या सोचते हैं लोग, ऑडियंस क्या सोचता है? ऑडियंस सोचता है कि हैमलेट जैसा प्रिंस कि ये दुर्दशा होती है, उसके एक्शन, उसकी गलतियां से उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो नेचुरल है कि जो आम व्यक्ति होगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेंगी। तो यही कारण है कि वो एक डर जैसा जाता है, पिटी और फियर की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर कॉमन मैन होता तो ये तो कॉमन चलता रहता है, कौन गिनता है कॉमन मैन को। अब बात करते हैं कि ट्रेजिक, धीरे धीरे बताते हैं कि अब ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है, यानी कि डिजास्ट्रस जो डाउनफॉल होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है उसका हैमर्सिया। तो हैमर्सिया क्या है? हिज एरर ऑफ जजमेंट। जब कोई भी प्रोटैगोनिस्ट गलत निर्णय लेता है तो उसका जो एरर ऑफ जजमेंट है, उसका जो गलत निर्णय है, वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। तो हैमर्सिया क्या हो गया? हिज एरर ऑफ जजमेंट। अब उसके हैमर्सिया का कारण क्या होता है? भाई, हम गलतियां कब करते हैं? जब हम आंख बंद कर कर चलते हैं, आंख मूंद कर काम करते हैं। सोच समझ कर काम करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो जो हैमर्सिया, जो जजमेंट का एरर है, वो होता है उसके ट्रेजिक फिला के कारण। तो देखिए, बहुत डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। ट्रेजिक फिला क्या है? फिला का मतलब होता है कमी, दोष। और ट्रेजिक फिला ऐसा दोष जो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। द डिफेक्ट ऑफ करेक्टर, चरित्र में कमी, दैट ब्रिंग्स अबाउट द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल इन अ ट्रेजेडी। जो एक ट्रेजेडी में प्रोटैगनिस्ट के विनाश का कारण बनता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेजिक फिला। हम शेक्सपियर के हीरो का, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके एग्जाम्पल लेंगे और पूछे जाते हैं और जानेंगे कि कैसे कैसे ट्रेजिक फिला उनके डाउनफॉल का कारण बना। तो जो ग्रीक ट्रेजेडी में जो कॉमन हैमर्सिया है या कॉमन ट्रेजिक फिला है, वो है ह्यूब्रिस। तो ह्यूब्रिस क्या होता है? ह्यूब्रिस का अर्थ है घमंड, दर्प या गर्व बोलते हैं। अगर हम जो अगर अपने
इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो देखिए, कंस की बात करें तो कंस काफ़ी शक्तिशाली था। उसका डाउनफॉल बना उसका घमंड। वो अपने आगे किसी को नहीं गिनता था। रावण रावण का डाउनफॉल भी उसका अहम था, उसका घमंड था, उसकी ताकत थी। अब हमारे शेक्सपियर हीरो को देखते हैं। मैकबेथ, उसका जो ट्रेजिक फिला था, हिज ओवर एम्बिशन, अति महत्वाकांक्षा। हेमलेट का प्रोक्रेस्टिनेशन, तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल, यानी कि बार बार मौके को टालना, यानी कि हिज नोबल इन एक्शन, ये उसका डाउनफॉल का कारण बनता। तो पूछा जाता है कि हेमलेट का ट्रेजिक फिला क्या था, तो हिज नोबल इन एक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन। और मैकबेथ का ओवर एम्बिशन। किंग लियर का हिज प्राइड, किंग लियर बहुत घमंडी था। और अथोलो जो है वो उसमें गलिबिलिटी पाई जाती थी, यानी बहुत भोला था, उसको कोई भी बरगला देता था। यागो जैसे धूर्त व्यक्ति ने उसको बहुत बुरी तरह बरगला दिया और यहाँ तक कि फिर उसने अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया। ज्वेलिसी उसका ट्रेजिक फिला है। और अगला है, ये दोनों बातें ज्वेलिसी और गलिबिलिटी के कारण वो ओवर सस्पिशन में फंस जाता है। तो पढ़ लेते हैं। Othello's tragic flaw was jealousy and gullibility, which flared at suspicion and rushed into action unchecked by calm common sense. तो उसके ज्वेलिसी और गलिबिलिटी के कारण उसमें काफ़ी सस्पिशन हो जाता है, तो वो शांत भावना भी उसको दूर नहीं कर पाती। अब बात करते हैं ट्रेजिक प्लॉट की। तो ट्रेजिक प्लॉट फ्रेटैग्स पिरामिड है। तो फ्रेटैग आपके गॉस्टफ फ्रेटैग, उनका पूरा नाम है गॉस्टफ फ्रेटैग। गॉस्टफ फ्रेटैग ये जर्मन नोबलिस्ट है जिन्होंने 19th सेंचुरी में एक पिरामिड दिया ट्रेजडी का। तो इसमें ये पिरामिड बना है। तो ट्रेजडी की पिरामिड को इन्होंने 5 भागों में बांटा, 5 पार्ट्स में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ। ये पेरीपेटी है। एक्सपोजिशन, तो एक्सपोजिशन ड्रामा की शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन होती है। इसमें कुछ पूर्व के रेफरेंस दिए जाते हैं, फिर कहानी ऊपर की ओर राइज करती है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, राइजिंग एक्शन को कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। फिर जो थर्ड, अगर 5 एक्ट प्ले है तो थर्ड एक्ट में क्लाइमैक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शंस होते हैं। तो फॉलिंग एक्शंस किससे होते हैं? पेरिपेसिया से, यानी कि उसके जो लिए गए गलत निर्णय हैं। फिर आता है कैटास्ट्रोफी, यानी कि ट्रेजेडी में जो एंड होता है प्ले का, उसे हम कैटास्ट्रोफी कहते हैं। तो ये 5 पार्ट का जो है फ्रेटैग्स पिरामिड बनता है। तो ये जर्मन क्रिटिक गॉस्टाव फ्रेटैग हैं। अब एक्सपोजिशन जो कि पहला पार्ट है, द ओपनिंग पार्ट ऑफ द प्ले, इन विच वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कैरेक्टर्स एंड देयर सिचुएशंस, ऑफन बाय रेफरेंस एंड प्रीसीडिंग इवेंट्स। यानी कि एक्सपोजिशन शुरुआत होती है एक ट्रेजिक प्ले की, जिसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनकी स्थिति के बारे में बताया जाता है, और कभी कभी उनके पूर्व के बारे में भी बताया जाता है। तो कुल मिला के ये इंट्रोडक्शन होता है। अब हैमलेट विद द एपरीशन ऑफ द घोस्ट, और हैमलेट की शुरुआत किससे होती है? भूत की छाया से। फिर आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स राइजिंग एक्शन के बाद क्लाइमैक्स आता है। तो क्लाइमैक्स 5 एक्ट के प्ले में थर्ड जो एक्ट होता है, वहां क्लाइमैक्स होता है। एनी मूवमेंट
ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी इन ए लिटरेरी वर्क, स्पेशली इन ड्रामा। यानी कि ड्रामा में काफ़ी इंटेंसिटी वाला जो सीन होता है वो क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स कम्स इन द थर्ड एक्ट ऑफ ए 5 एक्ट प्ले। 5 एक्ट का कोई प्ले है तो उसके थर्ड एक्ट में क्लाइमैक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये थर्ड एक्ट में होता है। दूसरी बात, थर्ड एक्ट से ही जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। फिर आती पेरिपेसिया। पेरिपेसिया क्या शब्द है? टर्निंग पॉइंट। तो भाई नेचुरल है कि आपने जो पढ़ा कि जो क्लाइमैक्स होता है तो उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। तो डाउनफॉल कब होता है? जब एक प्ले में टर्निंग पॉइंट आता है। तो प्ले में जो टर्निंग पॉइंट होता है, तो ध्यान रखें, पूछेंगे कि पेरिपेसिया क्या है, तो पेरिपेसिया है एक टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। वहां से हीरो का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और चेंज इन सर्कमटेंसेस। अचानक सर्कमटेंसेस में चेंज आ जाते हैं और उससे पूरा प्ले पलट जाता है। अब देखिए, हम 2-3 बातें यहाँ बता रहे हैं, यहाँ नहीं लिखी हैं, कोई बात नहीं। देखिए, पेरिपेसिया दोनों में होता है। एक तो कॉमेडी में भी होता है और ट्रेजेडी में भी होता है। अब कॉमेडी में तुमको एक उदाहरण देंगे हम आप लोगों को कि कॉमेडी में जो पेरिपेसिया होता है वो कॉमेडी की ओर ले जाता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग की ओर ले जाता है। और जो पेरिपेसिया ट्रेजेडी में होता है वो सैड एंडिंग की ओर ले जाता है, डाउनफॉल की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल है, आपने टेस डी अर्बेबियल, आपका हार्डी का एक प्ले है, वो तो उस प्ले में आपने देखा कि जो लेटर है जो उसके नीचे पाया जाता है, तो उस लेटर के पाए जाने से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है और उसको सुखांत की ओर बढ़ जाता है। और लेकिन जो डाउनफॉल इसमें होता है ट्रेजेडी में, तो ट्रेजेडी में अगर ओथेलो के लें तो ओथेलो को बाद में पता लगता है कि सारा कुछ यागो ने किया है, तो आखिर उसको मरने के सिवा कोई कारण नहीं बचता। हैमलेट्स फेलियर टू किल द किंग क्लॉडियस वाइल ही इज एट प्लेयर इज द टर्निंग पॉइंट पेरिपेसिया। अगर हैमलेट प्रार्थना करते हुए क्लॉडियस को कत्ल कर देता तो सारी सिचुएशन बदल सकती थी। अब आता है एनाग्नोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है? देखिए, एनाग्नोसिस होता है अचानक प्रोटोगनिस्ट को पता लगता है कि आखिर हकीकत क्या है। जब उसको हकीकत पता लगती है तो इसको हम कहते हैं भेद का खुलना। जब भेद खुल जाता है यानी कि सब कुछ पता लग जाता है, तब हीरो के पैर के नीचे से, यानी कि प्रोटोगनिस्ट होता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अगर कॉमेडी है तो फिर उसको बल मिल जाता है। दोनों बातें होती हैं। अ पॉइंट इन विच द प्रिंसिपल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज और डिस्कवर्स अनदर कैरेक्टर ट्रू आइडेंटिटी और द ट्रू नेचर ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। अब आप समझ लीजिए, ओथेलो को यागो के बारे में पता लगता है। देखिए, शुरू से लेके आखिर तक यागो पर ओथेलो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन आखिर में उसको पता लगता है मारिया के द्वारा कि ये सब कुछ यागो ने कराया है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिर उसको मौत चुननी पड़ती है, खुद को मार देना पड़ता है। तो ये जो यागो का अचानक पता लगना, उसके रियल कैरेक्टर का पता लगना, उसके ट्रू आइडेंटिटी का पता लगना, यही चीज़ एनाग्नोसिस है। अब आती कैटास्ट्रॉफी। तो देखिए, कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है सैड एंडिंग, यानी कि
disastrous downfall of the hero. Catastrophe, it is the end of the play, it is applied to tragedy only. और जो कि ड्राउमेंट होता है वो कॉमेडी में होता है, और डेथ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट होती है जहाँ पर कैटास्ट्रॉफी होती है। अब आते हैं कॉमिक रिलीफ। तो कॉमिक रिलीफ ट्रेजेडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब क्या इसका यूज है? देखिए, कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है हंसी मजाक के द्वारा आनंद प्रदान करना। अब हम सिचुएशन समझिए। अब यहां पर प्ले चल रहा है हैमलेट। अब हैमलेट को ऑडियंस लगातार देख ही पड़े हैं, तो देखते हैं कि डाउनफॉल हो रहा है प्ले का। कहीं ऑफिलिया की डेथ हो जाती है, पोलिनेस मारा जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो जो ऑडियंस हैं वो काफ़ी जो है टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी उनको जो है दुख की फीलिंग होती है, तो वो अटैच हो जाते हैं उस प्रोटोगनिस्ट से। तो उस अटैचमेंट को हटाने के लिए, उनकी दुख की भावनाओं को मिटाने के लिए बीच बीच में कॉमिक एपिसोड्स डाले जाते हैं। कभी कभी अपने यहाँ अगर आप इंडिया में देखें, पहले कंपनी होती थी, नौटंकी होती थी, तो उसमें बीच बीच में जोकर आकर के कॉमेडी करता था जिससे हंसी उत्पन्न हो जाती थी। तो वो उसको डिटैच करना होता है। तो क्या होता है देखते हैं। कॉमिक रिलीफ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस एंड और सीन्स इन ए सीरीज ऑफ ट्रेजिक वर्क। तो एक ट्रेजिक वर्क में, विशेष रूप से स्पेशली इन ड्रामा में, कॉमिक कैरेक्टर्स के द्वारा, कॉमिक स्पीचेस के द्वारा और कॉमिक सीन के द्वारा लोगों जो सीरियस वर्क है उसमें प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को आनंद मिल सके। द ग्रेव डिगर इन हैमलेट। हैमलेट में जो ग्रेव डिगर का सीन है वो हंसी उत्पन्न करने के लिए है। तो पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ कॉमिक रिलीफ इज टू प्रोवाइड अ मोमेंट ऑफ ब्रेक फॉर द ऑडियंस फ्रॉम द स्टोरीज टेंशन। तो जो कहानी चल रही है, टेंशन भरी, दुख भरी जो कहानी चलती है ट्रेजेडी वाली, तो उससे कुछ क्षण के लिए रिलीफ देने के लिए कॉमिक रिलीफ का प्रयोग किया जाता है। लाइटनिंग द मूड थ्रू द कॉमिक एलिमेंट। और इस कॉमिक एलिमेंट के द्वारा लोगों के मूड को हल्का किया जाता है। टू गिव द ऑडियंस अ क्विक ब्रेक। नोट देखिए, ग्रीक ट्रेजेडी में कॉमिक रिलीफ को अलाउ नहीं किया जाता था। तो ये थे हमारे कुछ ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेजेडी की टर्म्स। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।